जरा सोचिए, एक विशाल शहर के मेयर को सालाना 10 करोड़ रुपए की सैलरी दी जा रही है। मतलब सुनने में ये शायद किसी मजाक या किसी बहुत ही अमीर देश की फैंटेसी जैसा लगता है ना। हाँ, और शायद थोड़ा अटपटा भी लगे, खासकर तब जब हम भारत जैसे एक विकासशील देश की बात कर रहे हों। मतलब 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एकदम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और सफल शहर बिल्कुल यही मॉडल अपना रहे हैं, हम्म। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एक इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए समस्या यहाँ है और इसे ऐसे फिक्स करेंगे। सही बात है, वो काफी बाइनरी होता है। हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है। इंसान हमेशा चाहता है कि चीजें साफ दिखाई दें और उन्हें आसानी से कैटेगराइज किया जा सके। लेकिन जब हम अर्बन प्लानिंग यानी शहरों के विकास और उनकी उलझी हुई समस्याओं की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहाँ कुछ भी इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बिल्कुल। एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य का सामना होता है जो सच में बहुत धुंधला और जटिल है। मतलब ये बिल्कुल डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स की तरह है जहां एक समस्या को सुलझाने जाओ तो तीन नई खड़ी हो जाती हैं। ये तुलना काफी सटीक है, मुझे लगता है। एक शहर लाइक किसी मशीन की तरह नहीं होता है, बल्कि एक जीवित और सांस लेते हुए जीव की तरह होता है, एक ऑर्गेनिज्म। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही जीव यानी बैंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो आज हम नेटिजन ट्रांसफॉर्म बैंगलोर नाम के एक बहुत ही विस्तृत ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे हैं। ये 15 मई 2026 को पब्लिश हुआ था और ये कोई आम अर्बन प्लानिंग का दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें प्रशासन और जल प्रबंधन से लेकर तकनीकी स्टार्टअप्स तक कई ऐसे क्रांतिकारी विचार हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आज हमारा मिशन भी यही है कि हम इस पूरे विजन के पन्ने पलटें। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सिंगापुर, बार्सिलोना और पेरिस जैसे शहरों के जो सफल मॉडल्स हैं, उन्हें अपनाकर बैंगलोर अपने जानलेवा ट्रैफिक और जल संकट को खत्म कर सकता है। और जो चरमराता हुआ प्रशासनिक ढांचा है, उसे भी पूरी तरह से पलट सकता है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। क्योंकि सच कहूँ तो ये सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, ये दुनिया भर के तेजी से बढ़ते हर महानगर की कहानी है। इस पूरे ब्लूप्रिंट में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये सिर्फ क्या किया जाना चाहिए उस पर बात नहीं करता। मतलब सिर्फ सड़कें चौड़ी कर दो या फ्लाईओवर बना दो, ऐसा नहीं है। तो फिर ये किस चीज पर फोकस करता है? ये सीधे क्यों और कैसे पर वार करता है। कैसे एक साहसिक विजन के साथ किसी शहर की सबसे बड़ी कमियों को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। तो फिर चलिए सबसे बड़ी समस्या से ही शुरुआत करते हैं। जब भी हम सड़कों के गड्ढों या ट्रैफिक पर बात करते हैं तो अक्सर गुस्सा आता है। स्वाभाविक है, रोज की परेशानी है वो। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन समस्याओं को सुलझाने की असली जिम्मेदारी है किसकी। इसलिए शुरुआत प्रशासन यानी गवर्नेंस से करते हैं। अगर हम बेंगलुरु की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो वो पूरी तरह से खंडित है। बिल्कुल। मतलब बीबीएमपी है, बीडीए है और बीडब्ल्यूएसएसबी है। ये विभागों के एक पूरी अल्फाबेट सूप बनी हुई है। और यही सबसे बड़ी जड़ है ना। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। मतलब एक विभाग शानदार नई सड़क बनाता है और अगले ही दिन कोई दूसरा विभाग पाइपलाइन डालने के लिए उसे खोद देता है। ओहो, ये तो हर जगह होता है। एकदम। जब अधिकार अलग अलग विभागों में बंटे होते हैं तो वे अपने अपने साइलोज में काम करते हैं। जब कोई एक संस्था जवाबदेह नहीं होती तो कोई भी बड़ा विजन जमीन पर उतर ही नहीं पाता। सही बात है। इसीलिए इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और मजबूत सुझाव यही है कि इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी GBA बनाई जाए। और मैं पढ़ रही थी कि इसका कार्यकाल 10 से 20 साल का होना चाहिए, ऐसा सुझाव है। हाँ, इसका कारण यह है कि 5 साल के राजनीतिक चक्र में कोई भी नेता 15 साल लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रिस्क नहीं लेना चाहता। 20 साल का कार्यकाल उन्हें शॉर्ट टर्म राजनीति से बचाकर लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करने की आजादी देता है। अब यहाँ पर वो सबसे क्रांतिकारी विचार आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। इस नए विजन के अनुसार इस शहर को चलाने वाले मेयर को एक टेक सीईओ की तरह 5 से 10 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक का सालाना वेतन देना चाहिए। जो कि काफी बड़ा अमाउंट है।
हाँ, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, तो बेंगलोर जैसा विशाल शहर, जिसकी जीडीपी कई छोटे देशों से ज्यादा है, उसे चलाना किसी मल्टी बिलियन डॉलर स्टार्टअप को चलाने जैसा ही तो है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो फिर उसके सीईओ यानी मेयर को हम एंट्री लेवल की सैलरी क्यों दे? देखिए, इस विचार के तार सीधे तौर पर सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू की नीति से जुड़े हैं। ली कुआन यू का मानना था कि अगर करोड़ों अरबों का बजट संभालने वाले नेताओं को कम वेतन दिया जाएगा तो दो ही चीजें होंगी। क्या क्या? या तो बेहतरीन टैलेंट और दिमाग प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, या फिर जो लोग सिस्टम में आएंगे वे अपनी असली कीमत वसूलने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाएंगे। ये तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन सिंगापुर ने इसे जमीन पर लागू कैसे किया? तो 1994 में सिंगापुर ने एक बहुत ही अनोखा फॉर्मूला बनाया। उन्होंने तय किया कि मंत्रियों का वेतन प्राइवेट सेक्टर के 6 टॉप प्रोफेशनल्स के औसत के आधार पर तय होगा। अच्छा, मतलब बैंकिंग या कॉर्पोरेट लॉ के टॉप अर्नर्स। बिल्कुल। हाँ, इसका नतीजा ये है कि आज सिंगापुर में शुरुआती मंत्रियों का वेतन लगभग 1.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से शुरू होता है, यानी करीब 6 से 7 करोड़ रुपए। रुकिए, ये सुनना तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जमीन पर क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब है, एक ऐसा शहर जहां बहुत से लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हों, वहां एक मेयर को 10 करोड़ की सैलरी देना। जनता को गुस्सा आएगा। बिल्कुल। हाँ, जाहिर है, जनता को ये एलिटिस्ट या अलोकतांत्रिक लगेगा। लोग तो यही कहेंगे कि ये जनता के पैसे की सीधे सीधे बर्बादी है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये भड़काने वाला लग सकता है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में इसका एक बहुत ही जबरदस्त आर्थिक तर्क दिया गया है। वो क्या है? देखिए, लोकतंत्र का काम यह तय करना है कि नेता कौन होगा, लेकिन मार्केट रेट यह तय करता है कि उस कुर्सी पर कोई काबिल व्यक्ति आए। जरा सोचिए, एक अयोग्य भ्रष्ट सिस्टम शहर को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाता है ना, जैसे प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बार बार बनाना पड़े। हाँ, और हर दिन ट्रैफिक जैम में जो हजारों लीटर पेट्रोल जलता है, वो भी तो एक नुकसान है। एकदम सही। वो नुकसान इस 10 करोड़ की सैलरी से कई हजार गुना ज्यादा होता है। मतलब हम टैलेंट पर प्रीमियम दे रहे हैं ताकि वो हमारा अरबों का नुकसान बचा सके। सही कहा आपने। ली कुआन यू ने टैलेंट पर दांव लगाया था और परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। सिंगापुर आज दुनिया के सबसे पारदर्शी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। चलिए मान लेते हैं कि हमें वो 10 करोड़ वाला योग्य और टैलेंटेड लीडर मिल गया। अब अगर सही नेतृत्व मिल जाए तो वो शहर का नक्शा कैसे बदलेगा? आइए इसे कागज से निकालकर जमीन पर उतारते हैं और अर्बन फॉर्म यानी शहरी ढांचे की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हमने बार बार बार्सिलोना के सुपर ब्लॉक मॉडल के बारे में सुना है, जिसका इस ब्लूप्रिंट में बहुत गहराई से जिक्र है, पर ये काम कैसे करता है? तो बार्सिलोना का सुपर ब्लॉक, जिसे वहां की भाषा में सुपेरिल्ला कहा जाता है, वो अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा प्रयोग है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल 20वीं सदी में शहरों को कारों के लिए डिजाइन किया जाने लगा था, इंसानों के लिए नहीं। हाँ, अमेरिका के शहर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो बार्सिलोना ने इसे पलटने का फैसला किया। उन्होंने 9 सिटी ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ा ग्रिड बनाया। ये लगभग 400 मीटर बाई 400 मीटर का एक चौकोर इलाका होता है। तो क्या इस पूरे ग्रिड के अंदर कारों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई? बैन नहीं की गई, लेकिन उनके लिए नियम बहुत सख्त कर दिए गए। इस ग्रिड के अंदर कारों की स्पीड लिमिट सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई। बाप रे, 10 किलोमीटर? मतलब पैदल चलने के बराबर। हाँ, यानी गाड़ियां अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन उन्हें रेंग कर चलना होगा। जो तेज रफ्तार वाला भारी ट्रैफिक है, उसे इस 9 ब्लॉक वाले ग्रिड के बाहर की मुख्य सड़कों पर धकेल दिया गया। तो इससे असल में फायदा क्या हुआ? इससे सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि सड़कों का लगभग 70% हिस्सा वापस इंसानों को मिल गया। वहां टैक्टिकल अर्बनिज्म का इस्तेमाल किया गया। टैक्टिकल अर्बनिज्म मतलब कैसे? मतलब रातों रात बड़े बड़े पेंट से सड़कों पर डिजाइन बनाकर और पौधों के गमले लगाकर उन डामर की सड़कों को पार्कों और बच्चों के खेलने की जगहों में बदल दिया गया। अरे वाह! और डेटा बताता है कि इससे सिर्फ शोर ही कम नहीं हुआ, बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले प्रदूषण में भी भारी कमी आई है। और मुझे लगता है यहीं से पेरिस की 15 मिनट सिटी का विचार भी जुड़ता है ना, जिसे कार्लोस मोरेनो नाम के एक अर्बन प्लानर ने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने रखा था। हाँ, कार्लोस मोरेनो का विजन बहुत ही सीधा है। उनका सिद्धांत ये है कि किसी भी इंसान को अपनी जीवन की 6 बुनियादी जरूरतों के लिए कार निकालने की जरूरत ही ना पड़े। 6 बुनियादी जरूरतें मतलब
रहना और काम करना। हाँ, रहना, काम, व्यापार यानी खरीदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। ये सारी चीजें आपके घर से महज 15 मिनट की पैदल या साइकिल की दूरी पर मौजूद होनी चाहिए। और पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने तो इसे एक राजनीतिक मिशन ही बना लिया था। बिल्कुल, और काफी हद तक सफलतापूर्वक लागू भी किया है। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम पेरिस या बार्सिलोना की बात करते हैं तो वो ऐतिहासिक शहर हैं। लेकिन बेंगलुरु जैसे शहर में, जहाँ लोग 45 से 60 मिनट सिर्फ अपने ऑफिस पहुंचने के लिए रोजाना ट्रैफिक में बिताते हैं, क्या ये 15 मिनट सिटी का सपना व्यावहारिक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय शहरों में तो पहले से ही हर गली नुक्कड़ पर किराने की दुकान और क्लिनिक होते हैं। फिर हम 15 मिनट सिटी क्यों नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और सही ऑब्जर्वेशन है। भारतीय शहरों में मिश्रित उपयोग या मिक्स्ड यूज वाले मोहल्ले पारंपरिक रूप से हमेशा से रहे हैं। हाँ, वही तो। लेकिन हमारी असली समस्या कुछ और है। पहली बात, हमारे यहाँ पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ ही नहीं है। एक बच्चा सुरक्षित तरीके से साइकिल चलाकर 10 मिनट दूर स्कूल नहीं जा सकता। ये तो है, ट्रैफिक इतना खतरनाक है। और दूसरी बात, शहर बहुत ज्यादा और बेतरतीब ढंग से फैल गया है, जिसे अर्बन प्लानिंग की भाषा में हम अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है बेंगलोर के कॉन्टेक्स्ट में? इसका समाधान है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी। इसका सीधा मतलब है कि शहर को मेट्रो स्टेशनों या बड़े बस टर्मिनल्स के आसपास सघन या डेंस बनाना। अच्छा, मतलब स्टेशन के पास ज्यादा कंस्ट्रक्शन। हाँ, स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में हाई डेंसिटी वाले घर, दफ्तर और दुकानें होनी चाहिए। और फिर उन मोहल्लों में सुपर ब्लॉक की तरह ट्रैफिक को शांत किया जाए। तब जाकर वो 15 मिनट सिटी का सपना सच होगा। मतलब पूरे ढांचे को इस तरह से दोबारा बुनना कि इंसान को मजबूरन कार की चाबी ना उठानी पड़े। एकदम सही। तो ये तो हुई जमीन और सड़कों की बात, लेकिन कोई भी शहर, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बिना पानी के कितने दिन जिंदा रह सकता है? पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। वही तो। और बेंगलोर की जो सूखती झीलें हैं, घटता ग्राउंड वाटर है और पानी के टैंकरों के माफिया की जो स्थिति है, उसका क्या समाधान है इस ब्लूप्रिंट में? इसके लिए ये ब्लूप्रिंट हमें सीधा सिंगापुर के जल प्रबंधन मॉडल की ओर ले जाता है। सिंगापुर की कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी प्राकृतिक झील या मीठे पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। सच में? फिर भी वे इतना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हाँ, फिर भी वे आज पानी के मामले में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। इसका कारण है उनकी 4 नेशनल टैप्स रणनीति। 4 नेशनल टैब्स मतलब पानी के 4 राष्ट्रीय नल। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, जिसमें शामिल है लोकल कैचमेंट यानी बारिश का पानी जमा करना, और पड़ोसी देश मलेशिया से आयातित पानी। हाँ, और इसके अलावा न्यू वाटर यानी रिसाइकल किया गया पानी। और चौथा है डिसैलिनेशन, मतलब समुद्री पानी से नमक निकालकर उसे पीने लायक बनाना। इनमें से जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और सीखने लायक है वो है न्यू वाटर। मतलब ये कोई साधारण रिसाइकलिंग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये इस्तेमाल किए गए गंदे सीवेज के पानी को आधुनिक तकनीक से साफ करने की प्रक्रिया है। सीवेज के पानी को? हाँ, इसमें माइक्रोफिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और अंत में अल्ट्रावायलेट किरणों से पानी को गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी सघन है कि ये पानी WHO के पीने के मानकों से भी कहीं ज्यादा शुद्ध होता है। अरे वाह! आज के समय में ये सिंगापुर की 40% पानी की जरूरतें पूरी करता है और 2060 तक उनका लक्ष्य इसे 55% तक ले जाने का है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहूंगी। ये पानी का मैनेजमेंट किसी क्लोज लूप सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां कोई भी डेटा या इस मामले में पानी कभी कचरा या वेस्ट नहीं बनता। ये बहुत अच्छी तुलना है। हाँ, एक प्रोसेस का जो आउटपुट या एग्जॉस्ट है वो तुरंत दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। यहाँ सब कुछ एक रिसोर्स है। एकदम फिट बैठती है ये एनालॉजी। और जैसे किसी भी अच्छे और बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए एक बेहद मजबूत बैकएंड की जरूरत होती है ना, वैसे ही सिंगापुर ने पानी के इस क्लोज्ड लूप के लिए एक विशाल बैकएंड तैयार किया है, जिसे वो DTSS यानी डीप टनल सीवरेज सिस्टम कहते हैं। ये डीप टनल सिस्टम आखिर है क्या? मतलब क्या ये हमारी सामान्य सीवर लाइनों से अलग है? बहुत अलग है। यह शहर के नीचे 206 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी लागत $10 बिलियन से ज्यादा है। $10 बिलियन? बाप रे! हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरे शहर के गंदे पानी को सिर्फ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ले जाता है।
अच्छा, मतलब पंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, जगह जगह पंपिंग स्टेशनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे न सिर्फ बिजली की भारी बचत होती है, बल्कि जमीन के ऊपर की बहुत सारी कीमती जगह भी खाली हो जाती है। और मुझे लगता है कि यही वो बैकएंड है जो बेंगलुरु के लिए एक सीधा सबक हो सकता है। शहर की सभी झीलों को एक नेटवर्क से जोड़ना और जीरो अनट्रीटेड डिस्चार्ज सुनिश्चित करना। जीरो अनट्रीटेड डिस्चार्ज का मतलब है कि एक भी बूंद गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के झील में न जाए। हाँ, और इसके साथ ही एबीसी यानी एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम को अपनाना। जैसे हमने देखा कि कैसे सिंगापुर के बिशन एंगमो पार्क में एक गंदे कंक्रीट के नाले को तोड़कर उसे फिर से एक जीवित प्राकृतिक नदी में बदल दिया गया। लेकिन देखिए, ऐसा चमत्कार तभी संभव होता है जब जल प्रबंधन को कई विभागों में न बांटकर एक ही मजबूत संस्था के हवाले किया जाए, जैसे सिंगापुर में पीयूबी करता है, पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड। पर मैं यहाँ एक और बात पर जोर देना चाहूंगी। तकनीक तो अपनी जगह ठीक है, हमने आरओ और यूवी लगा लिया, लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को सीवेज के रिसाइकल पानी यानी न्यू वाटर को पीने के लिए मनाना सबसे मुश्किल काम नहीं होगा? ये तो है, माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल होता है। वही ना, आम इंसान का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि जिस पानी को वो ग्लास में भर रहा है वो कल तक किसी नाले का हिस्सा था। इसे यक फैक्टर कहते हैं, हाँ, ये नीति निर्माताओं के सामने आने वाली सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है। दुनिया के कई शहरों में ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ पब्लिक के विरोध की वजह से बंद करने पड़े। तो सिंगापुर ने इसे कैसे हैंडल किया? सिंगापुर ने इस मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करने के लिए पब्लिक रिलेशंस और जन शिक्षा पर भारी निवेश किया। उन्होंने वाटर वैली नाम का एक बहुत ही क्यूट सा कार्टून कैरेक्टर बनाया, स्कूलों में बच्चों के लिए कैंपेन चलाए और शानदार विजिटर सेंटर खोले जहां लोग खुद जाकर पानी को साफ होते हुए देख सकते थे। मतलब उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी, कुछ छुपाया नहीं। हाँ, जब आम जनता को पारदर्शी तरीके से ये वैज्ञानिक हकीकत समझाई गई कि ये पानी नल के साधारण पानी से भी ज्यादा शुद्ध है, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस में भारी उछाल आया। शिक्षा ही उस यूको फैक्टर की असली काट थी। वाकई शिक्षा और पारदर्शिता किसी भी बड़े बदलाव की चाबी हैं। लेकिन अब एक और बहुत ही जमीनी और कड़वे सवाल पर आते हैं। हाँ, बताइए। इन सभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो $10 बिलियन का डीप टनल हो, सुपर ब्लॉक्स बनाना हो या मेट्रो का जाल बिछाना हो, इन सब के लिए अरबों डॉलर चाहिए। ये अथाह पैसा कहाँ से आएगा? क्या किसी भी भारतीय शहर के पास सच में इतना बजट है? अक्सर हमें यही लगता है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, लेकिन अगर आप इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि असली कमी पैसों की नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन और सही फाइनेंशियल मॉडल्स की है। अच्छा, तो फिर फंडिंग का समाधान क्या है? फंडिंग का सबसे बड़ा और व्यवहारिक समाधान है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स। थोड़ा इसे आसान भाषा में डिकोड करें। क्या इसका मतलब ये है कि शहर सीधे पब्लिक या ग्लोबल मार्केट से कर्ज लेता है? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। और कोई भी निवेशक ऐसे शहर को पैसे क्यों देगा जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही खस्ता हाल हो? वो पैसा वापस मिलने की गारंटी क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है। बॉन्ड का सीधा मतलब है कि शहर निवेशकों से वादा करता है कि आप हमें आज पैसा दीजिए, हम आपको एक तय ब्याज के साथ इसे लौटाएंगे। आज ग्लोबल कैपिटल मार्केट में इतना पैसा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अकेले अमेरिका में ही $4 ट्रिलियन से ज्यादा का म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट है। ये पैसा लगातार ऐसी जगहों की तलाश में रहता है जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। तो शहर उन्हें गारंटी कैसे देता है? जब कोई शहर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है तो वो अपनी भविष्य की आय के आधार पर ये गारंटी देता है, जैसे सुधरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ने वाले प्रॉपर्टी टैक्स, बेटरमेंट लेवी और नई यूजर फीस। दिलचस्प बात यह है कि ये भारत के लिए कोई नया या एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि बैंगलोर ने ही 1997 में करीब 125 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी किए थे। जी हाँ, बिल्कुल किए थे। और हाल के वर्षों में पुणे, इंदौर और सूरत जैसे शहरों ने भी सफलतापूर्वक म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी किए हैं। और ग्रीन बॉन्ड्स का क्या रोल है इसमें? ग्रीन बॉन्ड्स सिर्फ पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी या जल प्रबंधन। दुनिया भर के निवेशक जो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं, वे ग्रीन बॉन्ड्स को हाथों हाथ लेते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि शहर की लीडरशिप पारदर्शी हो और निवेशकों को उनके प्रशासन पर भरोसा हो। तो पैसा मार्केट में है, बस उसे खींचने का तरीका आना चाहिए। और इस शहर की इकोनॉमी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही आक्रामक विचार पेश किया गया है। एक्सेलरेटर सिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक्सेलरेटर सिटी।
ये सिलिकॉन वैली के मशहूर वाई कॉम्बिनेटर की तर्ज पर बैंगलोर के अंदर ही 4 वर्ग मील का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज बनाने की बात करता है। लेकिन इसे दुनिया का सबसे निर्मम या रूथलेस स्टार्टअप जोन कहा गया है। ऐसा क्यों? इसे निर्मम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ टैलेंट और परफॉर्मेंस की पूजा होगी। इसके नियम सच में बहुत सख्त हैं। मतलब कोई भी स्टार्टअप वहां जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जोन में कोई भी नया या आइडिया स्टेज का स्टार्टअप नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ वही कंपनियां एंट्री ले सकती हैं जिन्होंने पहले ही कम से कम $1 मिलियन की ग्लोबल फंडिंग उठा ली हो। ओहो, $1 मिलियन की फंडिंग पहले से चाहिए? हाँ, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि उन्हें जोन में आने के 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचना होगा। और अगर वो 5 साल में $1 बिलियन की कंपनी नहीं बन पाए तो क्या होगा? तो उन्हें बिना किसी दया के उस जोन से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहां कोई राजनीतिक पहुंच, कोई एक्सटेंशन या बहाना काम नहीं आएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। ये पूरी तरह से डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित एक इकोसिस्टम होगा। लेकिन कोई भी कंपनी इतने भारी दबाव वाले जोन में क्यों आना चाहेगी? मतलब इसके बदले में उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें ऐसा माहौल मिलेगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। इस जोन के अंदर कंपनियों को 0 टैक्स हॉलिडे मिलेगा, विदेशी टैलेंट के लिए रातों रात फास्ट ट्रैक वीजा मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसर्च लैब्स और बार्सिलोना जैसी शांत 15 मिनट सिटी की लाइफस्टाइल मिलेगी। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां दुनिया का एलीट टैलेंट और कैपिटल एक ही जगह टकराएंगे, जिससे जो नेटवर्क इफेक्ट पैदा होगा वो इनोवेशन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा और गहरा विरोधाभास या पैराडॉक्स नजर आ रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ हम 15 मिनट सिटी और सुपर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। ये कॉन्सेप्ट्स तो समावेशी जीवन, धीमी और शांत लाइफस्टाइल, बच्चों के खेलने और पर्यावरण की बात करते हैं। हाँ। और ठीक उसी शहर के अंदर हम एक ऐसा डार्विनियन और निर्मम स्टार्टअप जोन बना रहे हैं जो सिर्फ पैसे, स्पीड और हाइपर कंपटीशन पे टिका है। क्या ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही शहर में एक साथ जिंदा रह सकती हैं? ये अर्बन प्लानिंग और समाजशास्त्र का एक बहुत ही गहरा सवाल है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट का तर्क ये है कि ये दोनों विजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को मुमकिन बनाते हैं। वो कैसे? उस अति प्रतिस्पर्धी एक्सेलरेटर जोन से जो अथाह संपत्ति, रोजगार और जमीन की कीमत पैदा होगी ना, शहर उसी पैसे का इस्तेमाल करके पूरे बेंगलुरु के लिए सुपर ब्लॉक्स, झीलों का पुनरुद्धार और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट फंड करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सीलेंस ही इंक्लूजन का खर्च उठा सकती है। जब शहर के पास पैसा और विजन होगा, तभी वो समाज के हर तबके के लिए एक बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर पाएगा। तथ्य यही है, सही टैलेंट कैपिटल को आकर्षित करता है, कैपिटल से शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर के हर नागरिक की जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। ये एक साइकिल है जिसे सही दिशा में घुमाने की जरूरत है। तो अगर हम आज की इस पूरे गहन चर्चा को समेटें तो इस ब्लूप्रिंट का जो मूल मंत्र है वो मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला पिलर ये है कि सही टैलेंट को प्रशासन में लाना, और इसके लिए चाहे उन्हें टॉप टेक सीईओ जैसी भारी सैलरी ही क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि खराब प्रशासन की कीमत उस सैलरी से कहीं ज्यादा होती है। और दूसरा पिलर है अर्बन प्लानिंग में तकनीक और प्रकृति का सही तालमेल बिठाना, चाहे वो सुपर ब्लॉक्स के जरिए सड़कों को कारा से छीनकर वापस इंसानों को देना हो, या फिर क्लोज्ड लूप सिस्टम और डीप टनल के जरिए पानी की एक एक बूंद को रिसाइकिल करके झीलों का पुनरुद्धार करना हो। और तीसरा पिलर है ग्लोबल कैपिटल मार्केट और एक हाई परफॉर्मेंस एक्सेलरेटर सिटी के जरिए भारत की सिलिकॉन वैली को एक ऐसा आर्थिक इंजन बनाना जो दुनिया के टॉप 10 शहरों को टक्कर दे सके। एकदम सही सारांश है ये। और जब हम इन सब पर बात करते हैं तो ये सब सिर्फ हवाई बातें या किताबी ज्ञान नहीं है। एक शहर का डिजाइन और उसका प्रशासन सीधे तौर पर यह तय करता है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा ट्रैफिक के धुएं में गंवाता है, उसे सांस लेने के लिए कैसी हवा मिलती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है। बिल्कुल, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जमीनी हकीकत में बदला जाए। हाँ, और ये ब्लूप्रिंट ये साफ कर देता है कि बैंगलोर के पास वो सब कुछ मौजूद है। टैलेंट है, इनोवेशन का जबरदस्त जज्बा है और कुछ नया कर गुजरने की क्षमता है। बस जरूरत है तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर सही दिशा में एग्जीक्यूट करने की। आज के लिए इस गहरी चर्चा को हम यहीं रोकते हैं,
लेकिन शुरुआत में हमने जिस एक्सरे और डायग्नोसिस वाले मेटाफर की बात की थी, जाने से पहले मैं उसी पर लौटना चाहूंगी। मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जी बिल्कुल। अगर कल को कोई शहर इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग और डेटा के आधार पर डिजाइन कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एक्सरे में देखकर टूटी हुई हड्डी को एकदम सटीक तरीके से फिक्स कर दिया जाता है, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ घड़ी की सुई की तरह समय पर हो, जहां कोई ट्रैफिक जैम ना हो, कोई कचरा ना हो और हर काम मशीन की तरह परफेक्ट हो, तो क्या वो शहर अपनी वो अस्त व्यस्त आत्मा, यानी वो ऑर्गेनिक केओस और वो हल्का सा पागलपन नहीं खो देगा? ये सोचने वाली बात है। वही पागलपन जिसने असल में उन क्रिएटिव आइडियाज को जन्म दिया था, जिनकी वजह से बैंगलोर आज यहाँ है। क्या इस तरह की मशीन जैसी परफेक्शन की कीमत शहर का अपनी असली, जीवंत और थोड़ी सी उलझी हुई पहचान खोना हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।